हाय एवरीवन। आप लोगों का जीएस बाबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। गांधी जी का मानना था क्या, देश का विकास तभी हो सकता है जब गांव का विकास हो, और गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। गांधी जी की यही सोच को आगे लेते हुए आज हम लोग सीखेंगे पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था सन 1870 ईस्वी में लॉर्ड मियो के सन 1870 ईस्वी के लॉर्ड मियो के वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प है। इसमें स्थानीय स्वशासन की बात कही गई है। इसमें स्थानीय स्वशासन की बात कही गई है। ठीक 12 साल के बाद 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन 12 साल बाद लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। पिता कहा जाता है। अनुच्छेद 40 अनुच्छेद 40 पंचायतों के संगठन के बारे में बताते हैं। पंचायतों के संगठन के बारे में बताते हैं। इसी में पंचायतों के संगठन की चर्चा डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में चर्चा है। एक महत्वपूर्ण नोट है जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्या, कि ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कहाँ की गई है। भाग 4 में क्या कहा गया है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। ग्राम
पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। वर्ष 1947 बिहार तथा यूपी में पंचायती राज अधिनियम बनाया गया। तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारतीय संविधान में। लागू हुआ भारतीय संविधान में। इसको यहाँ तक एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे चलते हैं। इसके अलावा संविधान की 7वीं अनुसूची में बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है। इसके अलावा संविधान की 7वीं अनुसूची में संविधान की 7वीं अनुसूची के द्वितीय सूची के तहत राज्यों को पंचायत के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। यानी सवाल पूछा जा सकता है क्या कि जो राज्यों को पंचायत के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किस अनुसूची में है? तो आपका होगा 7वीं अनुसूची के द्वितीय सूची में। 7वीं अनुसूची के द्वितीय अनुसूची में 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम
सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इंग्लिश में इसे सीडीपी कहा जाता है, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। किया गया। ठीक इसके 1 साल के बाद इसके 1 वर्ष के बाद 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम NES का फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम, सर्विस का यहां पर सेवा कर लीजिएगा, कार्यक्रम नहीं, यहां सेवा होगा। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का शुभारंभ हुआ, पर यह असफल रहा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। चलिए इसको आगे लिखिए, उसके बाद हम लोग बलवंत राय मेहता समिति के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इस बलवंत राय मेहता समिति को ग्रामोद्धार समिति भी कहा जाता है। ग्रामोद्धार समिति भी कहा जाता है। सबसे पहली बात कीजिए, इसका गठन 16 जनवरी 1957 को हुआ है। 1957 गठन। इसमें से सवाल पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ, तो गठन में आप लोग लिखिएगा 16 जनवरी 1957 का। और गठन होने के बाद इसका क्या किया गया, 24 नवंबर को इसका प्रतिवेदन सौंपा गया।
प्रतिवेदन का बनाकर, प्रतिवेदन को इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्ट। 24 नवंबर 1957 को प्रतिवेदन स्वरूप, और मंजूरी मिला 1 अप्रैल 1958 को। एक अप्रैल 1958 को। और इसकी ढांचा क्या थी? ढांचा, ये VBI ढांचा थी इसकी त्रिस्तरीय। ढांचा इसकी क्या थी? त्रिस्तरीय। इसको हम फिगर से समझते, त्रिस्तरीय किया है। इसकी सबसे निचली इकाई होती थी ग्राम पंचायत, और बीच वाले होता पंचायत समिति, और सबसे ऊपरी होते थे जिला परिषद। जिला परिषद। और 2 अक्टूबर 1959 को लागू। सर्वप्रथम ये क्या हुआ? राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ। चलिए इसको लिख लीजिएगा। फिर लिखिएगा 11 अक्टूबर 1957 को, नोट डाल के लिखिएगा 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू। आंध्र प्रदेश में लागू। और आंध्र प्रदेश का जिला का नाम था महबूब जिला। महबूब जिला, महबूब जिला। बलवंत राय मेहता समिति को ग्रामोद्धार समिति कहा जाता है। गठन 16 जनवरी 1957 को। प्रतिवेदन 24 नवंबर 1957 को दिया गया। मंजूरी 1 अप्रैल 1958 को मिला। और इसकी ढांचा त्रिस्तरीय। सबसे निचली ढांचा है ग्राम पंचायत, और बीच वाली ढांचा है पंचायत समिति, और सबसे ऊपरी ढांचे का जिला परिषद। और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया। और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब जिला में लागू किया गया। 1960 में एक साथ 3 जिला में लागू किया गया। नोट में डाल दीजिएगा। 1960 में 3 राज्यों में लागू किया। 3 राज्यों में लागू। सबसे पहला तमिलनाडु, कर्नाटक, कर्नाटक, तीसरा असम। और 1962 में महाराष्ट्र में लागू किया गया। लागू किया। यहां तक लिखिएगा।
एक बात यहाँ लिख लीजिएगा, बलवंत राय ने पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की थी। बलवंत राय ने पंचायत समिति को अधिक जोर दिया था। एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं, पंचायत को राज्य सूची में डाला गया है। पंचायत राज्य सूची का विषय है। दूसरी बात, पंचायत प्रशासन संबंधी अनुच्छेद, ये भी सवाल है, पंचायत प्रशासन संबंधी अनुच्छेद 243 में वर्णन है। 64वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1985 में लाया गया। लाया गया लोकसभा में तो ये पास हो गया, लोकसभा में पास, परंतु राज्यसभा में यह पास नहीं हो सका। राज्यसभा में पास नहीं हो सका। हम लोग एक बात तो जानते ही हैं कि जो पंचायती राज में 29 विषय हैं, इसके चर्चा हम बाद में करेंगे, जब इसका अनुच्छेद को देखेंगे उस समय करेंगे। अब आते हैं 73वां संविधान संशोधन। ये बहुत भी है, बहुत इससे सवाल बनता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए, एग्जामिनर इसमें सवाल देकर के आपको फंसा सकता है। एग्जामिनर आपको सवाल देके फंसा सकता है। सवाल पूछा जाता है क्या कि 73वां संविधान संशोधन का गठन कब किया गया, यानी कि पारित कब हुआ।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कब हुआ और लागू कब हुआ? ये दोनों अलग अलग सवाल है, ये दोनों अलग अलग सवाल है, इस पर ध्यान देना है। पारित कब हुआ, लागू कब हुआ, ये दोनों एकदम महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है। पारित कब, लागू कब। फिर पूछा जाता है कि लोकसभा में कब लागू हुआ। लोकसभा के बाद फिर पूछा जाता है कि राज्यसभा में कब लागू हुआ। राज्यसभा के बाद पूछा जाता है कि कितने राज्यों की सहमति थी। उसके बाद पूछा जाता है क्या कि जो राष्ट्रपति का मुहर कब लगा। चलिए इन सभी सवालों को देखते हैं। पारित हुआ 1992 में, लागू हुआ 1993 में। लोकसभा में ये 22 दिसंबर 1992 को, 22 दिसंबर 1992 को, और राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992, सिर्फ एक दिन बाद 1992 को। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जब पारित हो जाता है तो इसके साथ हम लोग को एक काम होता है कि राज्यों का भी सहमति लेना पड़ता है। तो इसमें 17 राज्यों की सहमति प्राप्त हुआ था। कितने राज्यों की? 17 राज्यों की सहमति, 17 राज्यों की सहमति प्राप्त। और 20 अप्रैल 1993 को, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति का मुहर लग गया। और 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में लागू, पूरा देश में लागू, पूरा देश में लागू। 24 अप्रैल 1993 को जब पूरा देश में लागू किया गया तो उस समय एक सवाल पूछा जाता है क्या कि उस समय तत्कालीन पीएम कौन थे और तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे। उस समय के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, उसका नाम था पीवी नरसिंह राव। लिख लीजिएगा आप लोग, पीवी नरसिंह राव। और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। एक बार इसको आप लोग लिख लीजिए। पंचायत राज सूची का विषय है पंचायत प्रशासन संबंधी अनुच्छेद भाग 3 में है। 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1985 को लाया गया। लोकसभा में ये पास हो गया परंतु राज्यसभा में पास नहीं हो सका। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, फिर एक बार हम स्ट्राइक कर रहे हैं या जोर दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पारित पूछा जाता है एग्जाम में तो लिखिएगा आप लोग 92, अगर लागू पूछा जाए तो 93। और ये तीनों चारों टर्मोलॉजी बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि लोकसभा में कब पारित हुआ 22 दिसंबर 1992 को, राज्यसभा में कब हुआ 23 दिसंबर 1992 को, कितने राज्यों की सहमति प्राप्त हुई थी, 17 राज्यों की सहमति प्राप्त हुई थी, और राष्ट्रपति का मुहर कब लगा 20 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 पूरे देश में लागू हो गया। पीएम कौन थे? पीवी नरसिंह राव और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे।
एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है क्या, कौन कौन पंचायती राज व्यवस्था से कौन कौन समिति कब कब बनी थी। ये सवाल बहुत पूछा जाता है और इसको अरेंज करने के लिए आया जाता है। लेकिन ध्यान जरूर दीजिएगा कि जो पंचायत संबंधित समिति, पंचायत संबंधित समिति, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, एकदम जरूर ध्यान दीजिएगा। और इसको जो होता है कि एक बार रीड कर लीजिएगा कि कौन कौन समिति कब बना। कभी दे देगा बलवंत राय बना कब, अशोक मेहता कब बना, थुंगन समिति कब बना, गोडगिल समिति कब बना। इन सभी को अरेंज करने में आते हैं कि जो एक में कौन होगा, दो में कौन होगा, तीन में कौन होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला आया था कौन, बलवंत राय मेहता समिति। हम लोग तो जानते हैं इसे ग्रामोद्धार समिति भी कहते हैं। ये कब आए थे, 1957 को। इनका सुझाव क्या था, त्रिस्तरीय। हम लोग देख चुके थे त्रिस्तरीय। इसकी सबसे निचली इकाई क्या था जी, ग्राम पंचायत। क्या था, ग्राम पंचायत। फिर क्या है, पंचायत समिति। फिर जिला परिषद। ये जवाहरलाल नेहरू के कालखंड में आए थे। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। किसकी सरकार आ जाती है, जनता पार्टी की सरकार। उस समय अशोक मेहता को, अशोक मेहता को किसको, अशोक मेहता। उसमें थे पीएम थे मोरारजी देसाई। ये चलिए, मोरारजी देसाई उस समय पीएम थी। ये जनता सरकार की थी, जनता सरकार। ये जनता पार्टी से सरकार से बनी थी, इसलिए जनता सरकार कहा गया है। ये किस स्तरीय थी, ये द्विस्तरीय थी। 20 साल बाद आए थे 1977 को। ये कैसी थी, द्विस्तरीय थी। इसका भी पूछा जाता है द्विस्तरीय, इसके क्या क्या था। देखते हैं द्विस्तरीय क्या क्या था इनका। इनका था द्विस्तरीय, एक मंडलीय पंचायत था। इन्होंने ग्राम पंचायत को हटा दिया था। मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। जिला परिषद। इनका कहना था कि जिला परिषद का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष होगा। क्या होगा, जिला परिषद का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष होगा और मंडलीय का चुनाव जो होगा प्रत्यक्ष होगा। ये उतना पूछा नहीं जाता है। अब आते हैं नंबर 3, जी.वी. के. राव समिति। जी.वी. के. राव समिति, ये 1985 को आया। ये 4 स्तरीय बोले। ये कितने स्तरीय बोले जी, ये 4 स्तरीय। एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति 1988 को आए थे। कब आए थे जी, 1988 को। थुंगन समिति, सॉरी, थुंगन समिति 1988 को, ये 1986 को आए थे। थुंगन
समिति, ये 1988 को आए थे। और एक आए थे गॉडगिल समिति, ये भी 1988 को आए थे। यहाँ तक लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये अरेंज करने के लिए आता है एग्जाम में कि ये किस तरह से पहले कौन समितियां आए, उसके बाद कौन समिति आए। ये सबसे पहले आए बलवंत राय मेहता समिति आए, फिर आए अशोक मेहता, फिर जी.वी. की राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, तुंगन समिति, गॉडगिल समिति। एकदम महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। चलिए, अगर लिखना लिखिए। चलिए, नोट में लिखिएगा। एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, और भी आई है ये बात, लिखिएगा। पंचायती राज को पंचायती राज के कानून, पंचायती राज के पंचायती राज के पंचायती राज के चुनाव लिखेगा, चुनाव कराने का जिम्मा, पंचायती राज में चुनाव कराने का जिम्मा राज्य सरकार को, राज्य निर्वाचन आयोग, क्या होगा जी, राज्य निर्वाचन को है। किसको है जी, राज्य निर्वाचन को है कि पंचायत में चुनाव कब करवाएंगे, कब नहीं करवाएंगे, इसका चुनाव। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के भाग 9 में है, संविधान के भाग 9 में है। और इसमें 16 नए, किसमें 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, अनुच्छेद जोड़े गए हैं। 243 ए से ओ तक, 243 ए से ओ तक है। इसमें 29 विषय है। और उसके बाद है क्या, इसमें एक नई अनुसूची जोड़ी गई है, इसमें एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई है। अनुसूची 11 में जोड़ने के कारण पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है क्या कि पंचायती राज को किस प्रकार का दर्जा प्राप्त है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। नोट, यहाँ पर अक्सर बहुत अधिक पूछा जाता है और अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। इस सवाल को ध्यान दीजिएगा, इसका 2 सवाल बनता है।
और दोनों सवाल को लिखवा रहे हैं नोट डाल के, दोनों ध्यान दीजिए। इससे दो सवाल बनता है, आप दोनों सवाल को ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल बनता है ग्रामीण स्तर पर सबसे निचली इकाई को क्या कहते हैं? ग्रामीण स्तर पर सबसे निचली इकाई को क्या कहते हैं? अभी हम इसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद पूछा जाता है ग्राम स्तर पर, ये ग्रामीण स्तर है, और उसके बाद होता है ग्राम स्तर पर सवाल आता है, ग्राम स्तर पर निर्वाचित इकाई। दोनों सवाल अलग अलग है। निर्वाचित इकाई, ग्रामीण स्तर पर सबसे निचली इकाई को कहते हैं ग्राम सभा। क्या कहते हैं? ग्राम सभा। ग्राम सभा एकदम VBI है। और ग्राम स्तर पर निर्वाचित इकाई को कहते हैं ग्राम पंचायत। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ग्रामीण स्तर पर सबसे निचली इकाई को ग्राम सभा कहते हैं, और ग्राम स्तर पर निर्वाचित इकाई को ग्राम कहते हैं। और एक है से क्या, लिख लीजिए, यहीं पर जगह है नोट। पंचायत के लिए वित्त का गठन राज्यपाल करता है, या वित्त व्यवस्था के लिए व्यवस्था करता है राज्यपाल। पंचायत के लिए वित्त का गठन राज्यपाल यानी गवर्नर करता है। लिखिएगा। लिख लीजिएगा इसको। पंचायती राज के चुनाव कराने का जिम्मा राज्य निर्वाचन को है। पंचायत का राज्य व्यवस्था भाग 9 में है। 16 नए क्षेत्र जोड़े गए, 243 ए से ओ तक। इसमें 29 विषय है। इसमें एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई, जिससे क्या है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अब ग्रामीण स्तर पर निचली इकाई को ग्राम सभा, और ग्राम स्तर पर निर्वाचित इकाई को ग्राम पंचायत, और पंचायत के लिए वित्त गठन राज्यपाल करता है। अब ये महत्वपूर्ण टॉपिक आता है इसका अनुच्छेद। जिस तरह से 243 ए बी सी डी ई एफ यहाँ तक आते आते हम लोग ओ तक देखेंगे। सिर्फ एक बार ध्यान से देखना है, देखिएगा। पंचायत की परिभाषा क्या है जी? पंचायत की परिभाषा अनुच्छेद 243 में है। अनुच्छेद 243 है। ग्राम सभा अनुच्छेद 243 ए में है। हम लोग जानते हैं कि जो 243 है तो उसमें है परिभाषा, और उसके बाद आएगा ग्राम सभा 243 ए में है। अब पंचायतों का संविधान, पंचायतों का संविधान। अब मान लीजिए पंचायतों को जो संविधान बना है क्या नहीं, उसकी जानकारी हमको 243 बी में है। 243 बी में है।
अब है क्या कि पंचायतों का गठन। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 सी में है। क्या पंचायतों का गठन किसमें है जी, 243 सी है। कभी कभी सवाल में पूछा जाता है पंचायतों का चुनाव, गठन नाम लेकर के क्या पूछ दे, पंचायतों का चुनाव या पंचायतों का चुनाव। ये भी अनुच्छेद 243 सी में ही ये है, ये भी किसमें 243 सी में दिया हुआ है। अब पंचायतों में एक सीटों का आरक्षण, क्या है जी, सीटों का आरक्षण। अब सीटों का आरक्षण हम, अब देखा जाए सीटों का आरक्षण हम किसी को कहेंगे, अगर याद करेंगे तो याद करने में एक बात रखिएगा जो कभी भूलिएगा नहीं, ये डी है, डी है, तो हम यहाँ पर अपना मन से यहाँ पर 2 कर देते, सीटों का आरक्षण 2। अगर हम यहाँ कर दिए 2 तो एक सिंबल बन गया कि ये 243 डी में है, सीटों का आरक्षण 2, तो 2। और सबसे पहली बात है क्या, सीटों का आरक्षण महिला को कितना है, फीमेल का 1/1/3, कितना है जी, 1/3 या 33%। लेकिन एक बात आप लोग जान लीजिएगा, झारखंड में महिला को 50% आरक्षण है। कितना है आरक्षण, 50% है। पंचायतों का कार्यकाल, अब देखा जाए अनुच्छेद कार्यकाल 243 ई है कार्यकाल। हम लोग इसी में वर्णन है कि ये कितने वर्ष का होता है, ये 5 वर्ष का होता है। पंचायतों का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 वर्षों का होता है। अब देखा जाए तो इसको हम लोग कार्यकाल, अब है क्या पंचायतों की अयोग्यता, कि कोई अगर अयोग्य है तो कैसे हटाया जाए, पंचायतों की अयोग्यता। अयोग्यता का मतलब है कि आप फेल कर गए इसीलिए आप क्या है जी, अयोग्य, इसलिए एफ होगा। आप फेल कर गए इसलिए क्या होगा जी, एफ होगा। पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों की शक्तियां, कोमा प्राधिकार, ऑथोरिटी जिसको कह सकते हैं, या उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व, पंचायतों का शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व, ये अनुच्छेद 243 जी में है। हम लोग जानते हैं किसी भी व्यक्ति को शक्ति देगा तो शक्ति कौन देगा, गॉड देगा, जी फॉर गॉड। हम यहाँ पर अपना थोड़ा सा बना लेते हैं, जी फॉर गॉड, तो शक्ति कौन देगा, गॉड देगा, या उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी कौन देगा, गॉड देगा। अगर पंचायतों पर कारारोपण, पंचायतों पर कारारोपण माने टैक्स, कारारोपण मतलब क्या है, टैक्स, माने क्या टैक्स लेना है, क्या शक्ति है, क्या शक्ति दिया है पंचायत को, 243 एच। हम लोग ऐसे भी इसको देख सकते हैं क्या कि अगर कोई टैक्स मांगने आता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि हटाओ, तो H4 हटाओ,
एच फॉर हटाओ, पंचायतों का करारोपण हटाओ। अब आते हैं वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए VVI, वित्तीय स्थिति की समीक्षा लिखिएगा, समीक्षा के लिए क्या बोला गया है? वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन। वित्त का मतलब होता है पैसा कौड़ी, मतलब गठन। हम लोग जानते हैं कि जो राज्यपाल करेगा, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल करता है? 243 आई। कोई अगर पैसा कौड़ी लेकर के आएगा तो हम उसको बोलेंगे आइए, और टैक्स लेगा तो बोला कि हटो, और शक्ति देगा गोड, जी फॉर गोड। कार्यकाल, कार्यकाल देखिए, कार्य कहेंगे तो हमको ई वाला एक बात आएगा, ई देखिएगा, ई ऐसे लिखा रहा कार्यकाल, तो यानी ऐसे भी ई 5। अयोग्यता मतलब फेल, एफ। सीटों का आरक्षण दो, तो डी 243, सब में 243 है, सिर्फ डी, A B C D लगाना है। इसको आप लोग यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हम लोग कहाँ देखें? लास्ट, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। तो आई, वित्त आयोग का गठन कितने होता है? राज्यपाल करता है 5 वर्षों के लिए। नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा, वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है पंचायत के लिए 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। हम लोग वित्त आयोग, वित्त आयोग में क्या सीखे हम लोग? 243 आई। अगर वित्त लेकर के आए हैं तो बोला आइए भाई, काहे बाहर रहिएगा, आ जाइए अंदर, अंदर उसको हम लोग बुला लेते हैं। 243 आई। अब मान लिया जाए, अब है क्या? लेखा, पंचायतों का लेखा का अंकेक्षण, पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण। 243 अनुच्छेद तो होगा ही। अब जिस तरह से पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण, लेखा का मतलब कि जो आदमी आपको पैसा कौड़ी देगा उसका तो ऑडिटिंग करेगा, अंकेक्षण करेगा, तो कौन देगा? जो देगा वही अंकेक्षण करेगा, जे। 243 एक याद करने का ये तरीका है। पंचायतों का लेखा का अंकेक्षण कितना होगा? अनुच्छेद 243 जे। पंचायतों का चुनाव, अब देख चुनाव कौन कराएगा? तो के 243 के। पंचायतों का चुनाव कौन कराएगा? के। पंचायतों का चुनाव कौन कराएगा? के। एक बात हम लोग इसको देखते हैं, जिस तरह से पंचायत का चुनाव हर जगह करेगा, पंचायत का नियम हर जगह लगेगा, लेकिन
कुछ कुछ क्षेत्रों में पंचायत का नियम लागू नहीं होते, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश और ये पर्वतीय प्रदेश में ये लागू नहीं होते हैं। वहीं पर लागू नहीं होते हैं पंचायत के कोई भी मतलब ये नियम वहाँ पर लागू नहीं होंगे। वो अपना नियम जो जो परिषद का, पर्वतीय परिषद का नियम है उसको लागू करते या वो उससे प्रभावित नहीं होगा। मतलब कुछ भी नियम अगर सरकार लगाएंगे तो वो नियम नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग, गोरखा पर्वतीय प्रदेश में ये लागू नहीं होगा, या फिर उनकी शक्ति को, वहाँ के रहन सहन या वहाँ का जो रहन सहन, भेदभाव या कल्चर को प्रभावित नहीं करेंगे। ये एकदम बहुत भी है, तो इसलिए लिखिएगा कतिपय मामलों में इस भाग को लागू नहीं होगा, इस भाग को लागू नहीं होगा। ये अनुच्छेद 243 क्या होगा जी? पंचायतों का चुनाव, और ये होगा एम होगा। बीच में एक छूट गया है एल, एल को हम यहां लिख देते हैं, संघीय वाला छूट गया। लिखिएगा संघीय क्षेत्रों पर लागू होगा, संघीय क्षेत्रों पर लागू होगा। क्या है? संघीय क्षेत्रों पर लागू होगा। अनुच्छेद 243 एन। अगर इसको याद करेंगे संघ में रहेगा तो लव हो जाएगा, यही बात दिमाग में रखेंगे। संघ में रहेंगे तो क्या हो जाएगा जी? लव हो जाएगा। इसको देखते हैं, कतिपय मामलों में इस भाग को लागू नहीं होगा। माने कुछ कुछ मामले जो होते हैं लागू नहीं होंगे। वो कहाँ कहाँ लागू नहीं होंगे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात होता है कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तथा वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग, गोरखा पर्वतीय, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग, गोरखा पर्वतीय प्रदेश, यानी क्या है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग, गोरखा पर्वतीय परिषद के कृत्यों और शक्तियां पर प्रभावित नहीं होगा। कृत्यों और शक्तियों पर प्रभावित नहीं होगा। ये सभी जगह पंचायती राज लागू होगा, लेकिन ये सब जगह में पंचायती राज का उसका अपना जो लोकल अथॉरिटी का जो नियम होगा या पर्वतीय प्रदेश का जो नियम होगा वो चलेगा, सभी नियम लागू नहीं होगा। अब की है एन है, एम हो गया, एन और ओ बाकी है। लिखिएगा पहले से विद्यमान कानूनों, पहले से
विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों को जारी रहना एवं पंचायतों को जारी रहना। अनुच्छेद 243 एन कहता है कि पहले से जो भी कानून आपका एरिया में लगा हुआ है वो आप पंचायतों में जारी रहेगा। अब इसको याद करेंगे कि ये कानूनों किस अनुच्छेद में है, तो कानूनों कानूनों देखिए अपने आप में नो आ गया, यानी 243 एन में है कानूनों। एन लास्ट अनुच्छेद देखेंगे, चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप, चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप, लयों के हस्तक्षेप पर रोक। चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक, यानी क्या है कि जो उसको रोक देना है, कोई भी हस्तक्षेप लगाना था ऐसे करके रोक देना है। जिस तरह से अनुच्छेद 243 ओ, जैसे हस्तक्षेप, जैसे इस तरह से ओ है और ऐसे हाथ लगा करके हम ओ को ऐसे रोक दिए, हस्तक्षेप कर दिए। मतलब एक याद करने का ही एक है कि हमेशा आपको याद, जैसे चुनावी मामले न्यायालय का हस्तक्षेप आ गया तो जहां पर हस्तक्षेप आ जाएगा तो ओ होगा, रोक दिए। यहां तक नोट कीजिए। आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे आप लोग। एक महत्वपूर्ण बात लिखिएगा नोट डाल करके कि 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून आया था। नोट, 24 दिसंबर 1996 को कैसा कानून आया था जी? पेशा कानून। बहुत पूछा जाता है पेशा कानून कब आया था? 24 दिसंबर 1996 को। अब पेशा का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। पेशा का फुल फॉर्म, पेशा का होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। एरियाज, शेड्यूल्ड एरिया। और एक नोट लिखिएगा, झारखंड के संदर्भ में ये नोट है। झारखंड में पंचायती राज 2001 में बना तथा चुनाव 2010 में। उस समय का सीएम थे अर्जुन मुंडा। उस समय के सीएम कौन थे? अर्जुन मुंडा।
1978 के बाद 2010 में हुआ था। ये चुनाव कब हुआ था जी? 1978 के बाद 2010 में, 78 में 2010 अगर देखते हैं तो लगभग कितना हो जाता है, उधर 20 साल 10 32 साल बाद, 32 साल बाद देखिएगा। जैसे जैसे ड्रॉ कर रही चार्ट को उसी तरह ड्रॉ कीजिएगा। इसको समझना है जरूरी। पंचायती राज, पंचायती राज के त्रिस्तरीय भाग हम लोग यहाँ देखते हैं। त्रिस्तरीय भाग कौन कौन है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, दूसरा क्या है जी? पंचायत समिति, पंचायत समिति, और तीसरा है जिला परिषद। जिला परिषद एक एक करके देखते हैं। ग्राम पंचायत जो है, इसका जो गठन होता है 5000 की जनसंख्या पर। गठन कितना होगा जी? 5000 की जनसंख्या पर। ग्राम पंचायत का गठन होगा 5000 की जनसंख्या पर, और ग्राम पंचायत के एक सदस्य का चुनाव, ग्राम पंचायत के एक सदस्य चुना जाएगा 250 पर। कितना चुना जाएगा? सॉरी, 500 पर। ये कितना चुना जाएगा? 250 नहीं, 500 पर। 5000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन, और ग्राम पंचायत का एक सदस्य चुना जाएगा 500 की जनसंख्या पर। और ग्राम पंचायत के रिक्त पद को VVI, इसके रिक्त पद को 6 माह के अंदर भरना है। 6 माह के अंदर भरना है, इससे अधिक नहीं। अगर किसी का भी अगर ग्राम पंचायत 6 माह से अधिक नहीं रह सकता है। अब पूछा जाता है ग्राम पंचायत के VVI आय का स्रोत, आय का स्रोत। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत क्या है? मेला एवं बाजार कर, मेला एवं बाजार कर। मेला एवं बाजार कर। पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का आय का स्रोत क्या है? मेला एवं बाजार कर। अब देखते हैं ग्राम पंचायत के भी 4 अंग होते हैं, ध्यान से देखिएगा। ग्राम पंचायत के 4 अंग। चारों अंक का डिस्कस करेंगे हम लोग। इसका सबसे पहला अंग है ग्राम सभा। इसका सबसे पहला अंग है ग्राम सभा। पंचायती राज के 3 अंग हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। गठन 5000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के एक सदस्य का चुनाव 500 पर होता है। रिक्त पद 6 माह के अंदर भरना चाहिए। आय का स्रोत मेला एवं बाजार। ग्राम पंचायत के 4 अंग हैं।
अब है ग्राम सभा। ग्राम सभा का जो प्रमुख होता है वो कहलाता है मुखिया। प्रमुख क्या होगा जिसका? मुखिया। ग्राम ग्राम सभा का प्रमुख क्या होता है जी? मुखिया होता है। और ये क्या होता है? 250 पर एक सदस्य चुने जाते हैं, 250 पर एक सदस्य। ग्राम सभा में 250 में एक सदस्य को चुना जाता है। ग्राम सभा को सुरक्षा परिषद, सुरक्षा प्रहरी कहा जाता है। ग्राम सभा को क्या कहा जाता है जी? सुरक्षा प्रहरी, यानी वॉचडॉग। बहुत वीवीआई सवाल पूछा जाता है क्या? सुरक्षा प्रहरी किसे कहा जाता है? सुरक्षा प्रहरी ग्राम सभा को कहा, किसे कहता है? ग्राम सभा को। और इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। पूछा जाता है कि इसकी बैठक कितनी होती है जी? वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार। कब कब होती है? रबी तथा खरीफ फसल की कटाई के बाद। रबी तथा खरीफ फसल की कटाई के बहुत अधिक पूछा जाता है कि ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होती है? ग्राम सभा की बैठक 2 बार होती है। इसके 4 अंग में एक अंग तो हो गए। अब दूसरे अंग को कहा जाता है ग्राम पंचायत। दूसरे अंग को क्या कहते हैं हम लोग जी? ग्राम पंचायत। इसके दूसरे अंग को क्या कहते हैं हम लोग? ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? मुखिया। इसका भी प्रमुख क्या कहलाता है जी? मुखिया। ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं जी? मुखिया कहते हैं। ग्राम सभा को इसकी कार्यकारिणी, इसमें सबसे पहली बात होता है क्या कि इसमें कितने होते हैं कुल? 1+8। एक मतलब होते हैं कि जो एक होते हैं मुखिया, एक अध्यक्ष जिसको कह सकते हैं मुखिया कर दीजिए, एक होते हैं अध्यक्ष कीजिए ठीक रहेगा, तथा 8 सदस्य होते हैं। एक मुखिया तथा 8 सदस्य। इसे ग्राम पंचायत की कार्यपालिका कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग जी? ग्राम पंचायत की कार्यपालिका। पूछा था ग्राम पंचायत की कार्यपालिका किसे कहते हैं? ग्राम पंचायत को। इसे क्या कहते हैं जी? कार्यपालिका। कार्यपालिका। और नंबर 3 में है ग्राम कचहरी। क्या है? ग्राम कचहरी। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी 1+8 है। इसमें भी क्या है जी? 1+8। एक का मतलब होता है एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। इसके प्रमुख को क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। इसके प्रमुख को क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं? सरपंच। 500 की आबादी पर पाए जाते हैं। ये कितने की आबादी पर होते हैं जी? 500 की आबादी पर। आबादी पर। एक बात देखते हैं, मुखिया तथा कार्यकारिणी समिति का, नोट में डाल के लिखना है इसको। जब ग्राम कचहरी चलेगा तो उस समय क्या होगा कि मुखिया एवं कार्यकारिणी सदस्य, कार्यकारिणी समिति का सदस्य, कार्यकारिणी समिति का सदस्य, मुखिया एवं कार्यकारिणी समिति का सदस्य
ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं हो सकता है। ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं हो सकता है। अब हम लोग जो देखें उसको एक बार देख लेते हैं, व्यू करते हैं, देखते हैं, रिपीट करते हैं। पंचायती राज के 3 अंग हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत का गठन 5000 जनसंख्या पर किया जाता है। ग्राम पंचायत का एक सदस्य का चुनाव 500 पर होते हैं और रिक्त पद 6 माह के अंदर भरना है। आय का स्रोत मेला एवं बाजार ग्राम पंचायत के आय का स्रोत। और ग्राम पंचायत के 4 अंग है: ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल। और चौथा क्या है जी? ग्राम रक्षा दल। इस ग्राम रक्षा दल को दलपति भी कहते हैं। ग्राम रक्षा दल को क्या कहते हैं जी? दलपति भी कहते हैं। और इसे गांव का पुलिस कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं जी? गांव का पुलिस। अब हम ये ग्राम पंचायत में ये चारों का हो गया। अब हम देंगे पंचायत समिति। ये पंचायत समिति जो होते हैं, पंचायत समिति का प्रमुख, ये प्रमुख को प्रमुख ही कहा जाता है या कहीं कहीं पर उप प्रमुख भी होते हैं। प्रमुख होते हैं, कहीं कहीं पर क्या होते हैं जी? उप प्रमुख होते हैं। ये ब्लॉक लेवल पर होते हैं, जिसको खंड स्तर पर कहा जाता है। खंड स्तर पर एग्जाम में पूछा जाता है बहुत अधिक सवाल कि पंचायत समिति किस स्तर पर होते हैं? खंड स्तर पर, यानी ब्लॉक स्तर पर। BLOC के ब्लॉक लेवल पर होते हैं। अब इसके बाद है प्रमुख को कैसे हटाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव से। बहुत अधिक पूछा जाता है सवाल कि प्रमुख को कैसे हटाया जाता है। तो पंचायत समिति के प्रमुख को और 2/3 प्रमुख को 2/3 बहुमत से अविश्वास पर। मतलब है क्या कि जिस तरह से टोटल 12 सदस्य अगर है और 2/3 सदस्य वोट कर दिया, 3 चौके 12, यानी अगर 8 सदस्य अगर वो बोल दिया जाए कि ये करप्ट आदमी है या गलत है या कुछ ऐसा पाया गया तो उसको हटा दिया जाता है। ये 5000 की जनसंख्या पर पाए जाते हैं। कितनी जनसंख्या पर जी? 5000 की जनसंख्या पर। 5000 की जनसंख्या पर क्या होगा? पंचायत समिति होगा। अब देखा जाए इसका सदस्य कौन कौन होता है। इसका सदस्य, विधानसभा का सदस्य क्या होता है? एक होता है विधान सभा का सदस्य और दूसरा सांसद होते हैं। पंचायत समिति का सदस्य, विधानसभा का सदस्य और सांसद होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख होते हैं। अब जिला परिषद का प्रमुख होते हैं अध्यक्ष। उसको क्या कहते हैं? अध्यक्ष। जिसमें इसमें प्रमुख कहा जाता है, इसमें मुखिया कहा जाता है, उसी तरह से इसके प्रमुख को क्या कहते हैं? अध्यक्ष। क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। और दूसरा कौन होता है? सचिव। इसका जो जिला परिषद में जो सचिव होते हैं उसे DDC होता है। सचिव क्या होता है? DDC। DDC को कहा जाता उप विकास आयुक्त। उप विकास आयुक्त। DDC को क्या कहा जाता है? उप विकास आयुक्त। ये 50,000 की आबादी पर एक सदस्य होते हैं। ये क्या होते हैं? 50,000 की
आबादी पर एक सदस्य। ये रहा आज का सवाल, यही था। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है आप लोग देखिएगा, बनाइएगा, सारा सवाल बनेगा, जितना है इसका सारा सवाल बनेगा। और हम लोग मिलते हैं फिर एक बेहतरीन क्लास लेकर के आते हैं, और बेहतरीन क्लास में और नया क्लास में और पूरा कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। धन्यवाद। आज ही